हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात करने वाले हैं। इसका ऑलरेडी एक पार्ट जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आयंस एंड कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस पार्ट को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे व्हाट इज़ एन आयन। तो एक कंपाउंड है, अगर वो कंपाउंड मेटल से बना है या नॉन मेटल से बना है, उनके पास कोई स्पेसिफिक चार्ज वाली स्पीशीज़ होती हैं। राइट, तो उन्हीं स्पीशीज़ को, जो चार्ज स्पीशीज़ होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। अब ये जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं या आयंस हैं, ये या तो नेगेटिव होंगे या फिर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। राइट, जो नेगेटिवली चार्ज होंगे उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहते हैं अनायंस, और जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनको हम कहते हैं कैटायंस। राइट, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप है एटम्स का जो कि कोई स्पेसिफिक चार्ज लेकर के घूम रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? पॉलीएटॉमिक आयन। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। तो केमिकल फॉर्मूला हम जब किसी कंपाउंड का लिखते हैं तो हम एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं कि उसके कंपोनेंट्स क्या है, वो किस किस चीज़ से बना है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। राइट, और अगर हम वहीं पे वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी क्या है कि एक एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर कितनी है। राइट, कि वो कितने एफिशिएंसी से दूसरे के साथ जो है वो बॉन्ड बना पा रहा है। तो वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट। अगर आप एलिमेंट के अंदर की बात करेंगे तो एलिमेंट जुड़ कैसे रहे हैं? तो एक दूसरे के जो एटम्स हैं, मतलब दोनों एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, इसीलिए उनके अंदर जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। राइट, और जब ये कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ तो क्या बनाएंगे? एक केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। जो वैलेंसी है किसी एटम की, राइट, द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट एज हैंड्स और आर्म्स। तो हम उनको सिंपल क्या कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स के हाथ या फिर बाजू हैं, जो वैलेंसी है, क्योंकि वही आपको इतनी एफिशिएंसी दे रही है कि आप दूसरे के साथ जा करके बॉन्ड बना सकें। राइट, अब अगर आप ये टेबल देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ आयनिक कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे, और उनके अंदर क्या एलिमेंट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स क्या हैं, किस चीज़ से वो बने हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे, और उनका मास आपको देखने को मिलेगा कि किस रेशो में ऐड ऑन जो है वो किया गया है उस पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। राइट, तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आपको मास नंबर नहीं याद है, एटॉमिक नंबर नहीं याद है, तो ये आप चीज़ भूल जाइए कि आप आयंस वगैरह ये सब कुछ आप पढ़ पाएंगे। केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एलिमेंट्स। राइट, तो आपको एलिमेंट्स की जो बेसिक चीज़ है, एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक मास, वेट, सब कुछ ये चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। राइट, तभी आप आगे जो है वो पढ़ पाएंगे। तो अगर ये टेबल अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले बात हुई है कैल्शियम ऑक्साइड की, जो किससे बना है? कैल्शियम और ऑक्सीजन से बना है। अगर आप इनके मासेस के रेशो देखेंगे तो 5:2 की रेशो में ये डला हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे मैग्नीशियम सल्फाइड की, तो मैग्नीशियम और सल्फर से बना है, और इनके मासेस की रेशो कितनी है? तो 3:4। नेक्स्ट चलते हैं, सोडियम क्लोराइड है, किससे बना है? सोडियम और क्लोरीन से बना है, और इनके मासेस की रेशो क्या है? 23:35.5। राइट, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो एक और टेबल है। अब यहाँ पे वैलेंसी की बात हुई है, तो ये आपकी फर्स्ट वाले कॉलम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? आपकी वैलेंसी है। दूसरे वाले में क्या है? नेम ऑफ आयन है, कि किस आयन की बात हो रही है और उसका सिंबल आप क्या यूज़ करेंगे। राइट, तो सबसे पहले क्या है? सोडियम। तो सोडियम के लिए आप Na पॉजिटिव, इनकी वैलेंसी क्या है? 1, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव यूज़ हुआ है, पर्टिकुलर 1 जो है वो नहीं लगाया गया है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जो इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उसकी वैलेंसी कैसी है? 1 है। उसके बाद पोटेशियम है, सिल्वर है,
कॉपर है, सभी की वैलेंसी क्या है 1 है। सिंबल क्या है K पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ से इस तरह से आप इनको डिनोट कर सकते हैं, इनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, राइट। अब वैलेंसी जिनकी 2 है उनको देख लीजिए आप। मैग्नीशियम है Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम है Ca2 पॉजिटिव, जिंक है तो Zn2 पॉजिटिव, राइट। तो ये क्या है, ये अपनी एफिशिएंसी शो कर रहे हैं कि ये 2 पॉजिटिव का मतलब है अपने 2 आयंस को ये लूज करके, राइट, 2 एटम्स को अपने बॉन्ड कर सकते हैं किसी और के साथ, राइट। 2 बॉन्ड जो है वो ये बना सकते हैं। उसके बाद वैलेंसी 3 देखेंगे आप, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, राइट। आयरन है तो Fe3 पॉजिटिव, राइट। इस तरह से आपको जो है वो आयंस देखने को मिलेंगे। दूसरा अगर आप टेबल देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं ये सारे, राइट। और इनका सिंबल कैसा है, तो ये आप देख लीजिए, हाइड्रोजन है H पॉजिटिव, हाइड्राइड है H नेगेटिव, क्लोराइड है Cl नेगेटिव। तो ये क्या है, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं ये, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ के आए हैं, राइट। ब्रोमाइड है तो Br नेगेटिव, आयोडाइड है I नेगेटिव, राइट। ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्साइड है तो O2 नेगेटिव। उसके बाद सल्फाइड है तो S2 नेगेटिव, राइट। नाइट्राइड है तो इसकी वैलेंसी कितनी है 3, राइट। तो N3 नेगेटिव, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पॉलीएटॉमिक आयंस। तो इनकी हम अभी पीछे बात कर रहे थे कि जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं वो लेकर के कोई चार्ज को घूम रहे हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, पॉलीएटॉमिक आयंस कहेंगे, राइट। जैसे कि अमोनियम है, इसमें क्या है NH4 पॉजिटिव है इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, राइट। अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 जो हैं एलिमेंट्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। दोनों ने मिल करके क्या बनाया है, अमोनियम बनाया है, राइट। उसके बाद हाइड्रोक्साइड है तो OH नेगेटिव, राइट। उसके बाद क्या है, नाइट्रेट है तो NO3 नेगेटिव। तो ये सिंपली आप इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो याद ही कर ले तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि हर जगह आप जो है वो तोड़ करके अप्लाई करके नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो ये आप चीज़ें याद रख लेंगे और धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएंगी जब आप बार बार किसी चीज़ को पढ़ेंगे, राइट। हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो HCO3 नेगेटिव, कार्बोनेट है तो CO3 2 नेगेटिव, सल्फाइट है तो SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट है तो SO4 2 नेगेटिव, राइट। तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं, कैसी फॉर्म्स, पॉलीएटॉमिक आयंस की फॉर्म्स हैं, राइट। और इनकी ये क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, राइट। फॉस्फेट है तो PO4 3 नेगेटिव, राइट। ये 3 नेगेटिव 2 नेगेटिव ये क्या है, ये इनकी वैलेंसी है, ये वैलेंस शेल में जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बात हो रही है, राइट। और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो इसलिए नेगेटिव लगाया, अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव जो है वो चार्ज वहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए कुछ रूल्स होते हैं, जब भी हम किसी केमिकल फॉर्मूला को लिखते हैं तो हमें वो फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहला रूल है द बैलेंसेस और चार्जेस ऑन आयन मस्ट बी बैलेंस। तो वो बैलेंस होने चाहिए, राइट। तभी जो वैलेंसी या चार्ज है किसी आयन का वो आप लिख सकेंगे, बैलेंस वो होने चाहिए। दूसरी क्या है कि अगर कोई आपने कंपाउंड लिया है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिल करके बना है, तो जब भी आप उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो मेटल हमेशा पहले लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कैल्शियम ऑक्साइड है तो Ca पहले आप लिखोगे, उसके बाद O आएगा, राइट। ऑक्साइड कहाँ आ रहा है, बाद में आ रहा है, राइट। उसी तरह से सोडियम क्लोराइड है तो Na क्या है, सोडियम Na, राइट। और क्लोराइड मतलब Cl, तो Na आपने कैसे लिखा, पहले लिखा, राइट। तो जो मेटल्स हैं वो आप पहले लिखेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, ये सभी क्या हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, इसीलिए आपने इनको राइट साइड में लिखा, मतलब कि पीछे लिखा। वहीं पे कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर, ये सभी कैसे हैं, ये मेटल्स हैं, इसीलिए आपने इनको पहले लिखा, यानी कि लेफ्ट साइड पे लिखा, राइट।
In compounds formed with polyatomic ions, the ion is enclosed with a bracket before writing the number to indicate the ratio. जब हम polyatomic ions की बात करते हैं तो जब हमें उनके नंबर ऑफ रेशो को जो है वो हमें इंडिकेट करना होता है तो हम हमेशा उनको एक ब्रैकेट में इनक्लोज करके लिखते हैं. आगे कहीं एग्जाम्पल आएगा तो ज़रूर आपको बताएंगे. अगर ये पॉलीटॉमिक आयन का नंबर जो है वो 1 है, मतलब 1 ही वहाँ पे दिया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा 2 3 कुछ नहीं है, 1 है, तो वहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं कि NaOH, यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि Na2 है या OH1 है, OH2 पॉजिटिव है, कुछ नहीं है. तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम सिंपली इसको NaOH इस तरह से विदाउट ब्रैकेट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या है, 1 है, मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1 ही है. राइट. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड्स. राइट. तो द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स. ऐसे सिंपलेस्ट कंपाउंड्स जो कि 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं उनको हम बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं. राइट. अब सिंपल सी बात आप ये देख लीजिए कि जब भी हमें किसी चीज़ का फॉर्मूला जो है वो अगर हमें नहीं पता है या नहीं आ रहा है और हमें उसकी वैलेंसी पता है कि इतनी होती है, तो हम वहाँ से जो फॉर्मूला है उसको फ्रेम कर सकते हैं. कैसे? सबसे पहले अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे सोडियम कार्बोनेट का, Na की वैलेंसी होती है 1, ठीक है, 1 पॉजिटिव. और अगर आप कार्बन की देखेंगे तो कितनी होगी, 2 नेगेटिव. राइट. तो इन दोनों को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा. अब आप ये भी देखिए कि कार्बन के साथ जो है वो 3 जो है वो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं. राइट. नेक्स्ट चलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट. तो एल्यूमिनियम कितना था, 3 पॉजिटिव, और सल्फर कितना था, 2 नेगेटिव. राइट. तो उन दोनों का अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आपके पास जो है वो फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा. अब देखिए लास्ट हम क्या पढ़ रहे थे, लास्ट हमने यही पढ़ा था कि जब आप कोई पॉलीएटॉमिक आयन की बात करते हैं, राइट, और अगर जब आपको उनके रेशो में इंडिकेट करना होता है उनके नंबर्स को, राइट, जैसे कि यहाँ पे आप क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि SO4 के आपके पास 3 जो हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं. राइट. तो आपने इन 3 को कैसे रिप्रेजेंट किया, आपने ब्रैकेट का इस्तेमाल करके रिप्रेजेंट किया. तो इसी रिप्रेजेंटेशन की हम यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयंस में बात कर रहे थे. तो यही आपका जो है वो एग्जाम्पल है पॉलीएटॉमिक आयंस का. राइट. उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. राइट. तो यहाँ पे कैल्शियम की कितनी है, 2 पॉजिटिव, और OH की कितनी होगी, 1. दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ये फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा. लेकिन अब आप ध्यान ये रखेंगे कि देखिए हर एक केस में ये चीज़ वैलिड नहीं है. राइट. क्योंकि ये साइंस है, ये केमिस्ट्री है, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. और हर एक केस में ये आप इस तरह से फॉर्मूला जो है वो फ्रेम नहीं कर सकते. इसलिए बेटर है कि आप चीज़ों को सिंपल इसी तरह से याद रखें कि फॉर्मूला क्या है अमोनियम सल्फेट का, तो NH4 ट्वाइस SO4. इस तरह से ये आप याद रखें. यहाँ से आप वैलेंसी पर से बनाने में बिलीव ना रखें क्योंकि हर एक केस में सेम नहीं होगी ये चीज़. राइट. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास देखते हैं. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस. देखिए अब सिंपल सी बात ये कह रहा है कि अगर आपको किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास पता करना है तो आपको उसके जितने भी एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं उन सभी एटम्स का एटॉमिक मास आपको उनका सम करना पड़ेगा आपको एक मॉलिक्यूल के अंदर. तभी आप उस सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो पता कर सकते हैं. राइट. सिंपल से कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सभी का जो मास है, राइट, एटॉमिक मास है, वो आपको पता होना चाहिए. उनका एक का अगर आपको एटॉमिक मास पता है तो सबका आप सम कर लेंगे और आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकल करके आ जाएगा. राइट. देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल expressed in atomic mass units.
राइट। तो इसी वजह से हम जो रिलेटिव मास है किसी मॉलिक्यूल का उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में, जिसको कि आप सिंपली यू से डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो अब अगर आपके पास इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आ जाता है इससे जुड़ा कि कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, पानी का आप रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको याद होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप सब कुछ आपके सर के ऊपर से जाएगा। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन अगर आप देखेंगे कितना है, 1U। U किस लिए लिखा है? एटॉमिक मास यूनिट में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप याद रखेंगे, राइट। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना है? तो 16U, राइट। अब सॉ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर विच कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो अब आप देखिए कि जब हम H2O लिख रहे हैं तो मतलब क्या है, H के आपके पास कितने एटम्स हैं? 2, राइट। और ऑक्सीजन के कितने हैं? वो एक ही है, राइट। तो सिंपल सी बात है, आपको उनका सम करना होगा, राइट। आपने मास का सम कर दिया किसके साथ? एटम्स के साथ। तो 2 एटम थे, हाइड्रोजन का मास कितना था? एटॉमिक मास 1U, तो आपने 2 × 1 कर दिया, राइट। उसी तरह से आपने ऑक्सीजन का भी 1 × 16 कर दिया, आपके पास आंसर क्या आ गया? 18U, राइट। तो ये उसका रिलेटिव मास है इस पूरे मॉलिक्यूल का। गॉट दैट? सिंपल सी बात है। दूसरा अगर आप देखेंगे, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। तो इस मॉलिक्यूल का अगर आपको मास निकालना है तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ H पॉजिटिव, कि H पॉजिटिव का आपको सबसे पहले तो मास पता होना चाहिए, राइट। दूसरी चीज़ एटॉमिक मास ऑफ N, राइट। तो एटॉमिक मास ऑफ N और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो ये 3 एटम्स का आपको जो मास है वो पता होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे 1 किसका है ये? तो ये हाइड्रोजन का है, राइट, H पॉजिटिव आयन का है। उसके बाद क्या था हमारे पास? एटॉमिक मास ऑफ N चाहिए अब हमें, राइट। तो एटॉमिक मास ऑफ N, तो नाइट्रोजन का अगर आप देखेंगे तो क्या होता है हमारे पास? एटॉमिक नंबर है 7, तो 14 जो है वो इसका मास हो जाएगा, राइट। तो 14 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आप देखेंगे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कितना अभी हमने देखा था? 16 है। साथ में इसके ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स भी हैं, राइट। मतलब 3 एटम्स हैं, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं है वो एटम्स हैं, राइट। 3 एटम्स हैं तो इंटू 3 कर देंगे, जो ये 3 यहाँ पे फ्रेम हो गया वो एक्चुअली में यहाँ पर आएगा, ऑक्सीजन के बाद इंटू 3 होना था, राइट। तो 16 × 3 आप करेंगे तो 48 आपके पास आ जाएगा। तीनों एटम्स का जो मास है वो आपके पास आ जाएगा। तीनों को आप प्लस कर देंगे, सम कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? मास ऑफ पूरा का पूरा HNO3 जो है वो आपके पास आ गया, राइट। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास, राइट। फॉर्मूला यूनिट मास, अब जो ये फॉर्मूला यूनिट मास है of a substance is the sum of the atomic mass of all atoms in a formula unit of a compound, right। क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि अगर आपको फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है किसी सब्सटेंस का, तो आपको जितने भी एटॉमिक मासेस हैं सभी एटम्स के, उनका सम करना पड़ेगा, राइट। सिंपल सी बात आप याद रख लीजिए, फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स, राइट। उसके बाद फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेटेड द मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है तो सेम ही तरीके से निकलेगा जैसे हमने अभी पीछे मॉलिक्यूलर मास को निकाला था। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है? तो वी यूज़ द वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दो सब्सटेंसेस विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर आयंस, राइट। तो हम फॉर्मूला यूनिट मास जो है वो वर्ड उनके लिए यूज़ करते हैं जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? आयंस हैं, राइट। मतलब कि जैसे हमने
यहाँ पे सिंपल आगे चलते हैं कि आपको दिया है कि आपको फॉर्मूला यूनिट मास जो है वो निकालना है किसका, CaCl2 का, राइट। तो अब ये Ca पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये क्या है, ये आयंस हैं, राइट। तो ऐसे ही सब्सटेंसेस का जब हमें मास निकालने को आता है तो हम फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं उसको, सिंपल सी बात है, राइट। तो अगर आपको फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है CaCl2 का, राइट, तो एटॉमिक मास ऑफ Ca ले लेंगे आप, राइट। Ca का एटॉमिक मास जो है वो ले लेंगे आप, और साथ में आप किसका मास लेंगे, Cl का, राइट। दोनों का आपने एटॉमिक मास ले लिया। अब देखिए Cl के साथ 2 भी जुड़ा है, मतलब 2 एटम्स भी हैं, राइट। Cl कितने हैं, 2 एटम्स हैं, तो इंटू 2 हो जाएगा ये, राइट। सिंपल सी बात करें तो Ca का मास, ठीक है, प्लस Cl का मास, ठीक है, इंटू 2, ये सिंपल सी इक्वेशन बनेगी आपकी। अब Ca का आपके पास कितना मास आ जाएगा, 40, राइट, और Cl का कितना आ जाएगा, 35.5 होता है, राइट, 35.5 होता है। तो दोनों को आपने यहाँ पे क्या कर लिया, प्लस कर लिया, राइट। इंटू 2 भी आप कर लेंगे, तो ये आप चाहे पहले कर लीजिए बाद में कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। तो 35.5 जो है वो क्लोरीन का मास है, 2 एटम्स हैं, इसलिए 35.5 को इंटू 2 करके आप कैलकुलेट कर लेंगे, 71 निकल करके आएगा, राइट। दोनों का जो मास है आपके पास आ गया, दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास फॉर्मूला यूनिट मास निकल करके आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, बस आपको याद क्या करना पड़ेगा, आपको इनके मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ये सब चीज़ें जो है वो लर्न होनी चाहिए, फिर आपको जो ये न्यूमेरिकल्स हैं बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन indicates directly the number of atoms or molecules taking part in the reaction, कि अगर आप एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो वो इक्वेशन क्या इंडिकेट कर रही है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स या फिर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो उस रिएक्शन में भागीदार बन रहे हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल जो है वो उसमें पार्ट ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, राइट। देयरफॉर इट इज़ मोर कन्वीनियंट to refer to the quantity of a substance in terms of the number of its molecules or atoms। तो जब हमने ये देखा कि नंबर ऑफ एटम्स से हम डायरेक्टली पता कर ले रहे हैं कि कितने मतलब अगर हम एक रिएक्शन को देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें पार्ट ले रहे हैं। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है कि हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स में ही हम जो क्वांटिटी है सब्सटेंस की उसको भी रेफ़र कर लें, उसका भी हम पता कर लें, राइट, रैदर देन कि हम उसके मॉलिक्यूलर मासेस और जो हम पीछे बात कर रहे थे कि हमारे पास क्या है, फॉर्मूला यूनिट मास में हम निकालें सभी चीज़ों को, राइट। तो एक यूनिट वहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई इस पूरी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए कि मास क्या है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, हम क्यों मास में नाप रहे हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स को। इस सभी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक यूनिट दी, मोल, राइट। 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, राइट, कि किसी भी स्पीसीज का 1 मोल क्या है, चाहे वो एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, राइट, या फिर कोई पार्टिकल है, सभी को हम कैसे नाप सकते थे, सेम यूनिट से नाप सकते थे, मोल से, राइट। इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। ये एक ऐसा, मतलब मोल एक ऐसी चीज़ थी कि जिसमें जो क्वांटिटी थी, राइट, किसी भी चीज़ की, चाहे एटम है, मॉलिक्यूल है, कुछ भी, उसकी जो क्वांटिटी को हम किस तरह से ले रहे थे, तो ऐसा नंबर जिसमें उसका मास जो है वो किसके इक्वल है, उसके एटॉमिक मास से या फिर उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल है, राइट। सिंपल सी अगर हम बात ये कहें कि कोई भी स्पीशीज़ आप ले लीजिए, राइट। अब अगर आपको उसका क्वांटिटी निकालना है तो आपको अब मेयर करने के लिए, जैसे हम पीछे यू का इस्तेमाल कर रहे थे, अलग अलग मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे, एटॉमिक मास निकाल रहे, तो हर एक की अलग यूनिट होती थी। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, चाहे आप एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, कुछ भी निकाल रहे हैं,
आपको क्या है वो इन ग्राम्स में आएगी आपके पास, राइट। तो आपकी कन्फ्यूजन वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी कि हमें आयंस को किस तरह से नापना है या मॉलिक्यूल्स को किस तरह से नापना है। हर एक के लिए आप अगर मोल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन ग्राम्स आएगा, राइट। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड, राइट। कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, अगर हम उनको प्रेजेंट कर रहे हैं कि 1 मोल में कितने वो प्रेजेंट होंगे, तो ये फिक्स्ड है कि एक सब्सटेंस में उसकी वैल्यू कितनी होगी, 6.022 इंटू 10⁻⁻23, राइट। और ये कैसी है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू है जिसको क्या कहा जाता है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट, राइट, या फिर एवोगैड्रोस नंबर। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो n0 से या n0 जो भी आप इसको कहते हैं, तो n0 से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एमिडियो एवोगैड्रो जो हमारे इटालियन साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर जो है वो इस कांस्टेंट का नाम दिया गया है, राइट। अब सिंपल सी बात समझें, कोई भी चीज़ का 1 मोल जो है वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इन नंबर्स में, राइट। और अगर 1 डज़न की बात हो रही है तो 12 नोज, मतलब कि इतने नंबर ऑफ जो है एवोगैड्रो कांस्टेंट की इतनी वैल्यू हो जाएगी। और 1 ग्रोस की अगर आप बात कर रहे हैं तो 144 नोज, राइट। ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे। एवोगैड्रोस कांस्टेंट आप याद रखेंगे, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। The mass of 1 mole of a substance is equal to its relative atomic or molecular mass in grams, right। तो सिंपल सी यही बात कह रहा है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस किसके इक्वल होगा, जितना उसका रिलेटिव एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास होगा इन ग्राम्स। गॉट दैट। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव अस द मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट्स, राइट। तो अब ये क्या कह रहा है कि जब भी किसी एलिमेंट की बात हो रही है, राइट, जब हम उसके एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, तो जो मास ऑफ एटम है किसी भी एलिमेंट का, राइट, वो हमें कैसे मिल रहा है, एटॉमिक मास यूनिट्स में मिल रहा था। जब जैसे हमने पीछे बात की थी यू की, राइट। टू गेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट दैट इज मोलर मास, we have to take the same numerical value but change the unit from u to g, right। अब अगर हमें किसी जो एलिमेंट है, राइट, उसका अगर हमें 1 मोल ऑफ एटम का मास निकालना है तो हम सेम ही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे भी, राइट। मतलब कि अगर हमें मोलर मास निकालना है तो सेम ही चीज़ कर रहे हैं हम लोग, लेकिन बस हमें करना क्या है, जो यूनिट u है, राइट, उसकी वैल्यू को हमें जी में चेंज करना पड़ेगा, दैट्स इट, राइट। मोलर मास ऑफ एटम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। तो अब ये जो मोलर मास है किसी एटम का, उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, राइट। यू से बस हमें जी में जो है वो चेंज करना पड़ेगा, दैट्स इट। बाकी सभी जो है वो सिमिलर है, सेम है। नेक्स्ट, अब अगर कुछ आपको न्यूमेरिकल आ जाए, टू फाइंड द ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, वी कीप द न्यूमेरिकल वैल्यू द सेम एज द मॉलिक्यूलर मास बट सिंपली चेंज द यूनिट्स एज अबव फ्रॉम यू टू जी। तो सेम ही बात कह रहा है कि हमें क्या है, सिंपली यू से जी में जो उसकी वैल्यू है उसको चेंज करना पड़ेगा अगर हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकालना है, राइट। अगर देखिए सिंपल से आप इसको ना कैलकुलेट करके समझते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है कि 29 ग्राम ऑफ हीलियम है आपके पास, तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंडिंग मोल्स फ्रॉम मास। मास से आपको नंबर ऑफ मोल्स जो है वो निकालने हैं, राइट। तो हीलियम का आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, 4u है, राइट। और मोलर मास कितना हो जाएगा, तो सेम ही u जो है उतना ही g है, तो g में अगर जब आप इसको चेंज करेंगे तो 4 ग्राम हो जाएगा। सिंपल सी बात यही कह रहा है वो कि u से आपको g में बस आपको चेंज करना पड़ेगा, दैट्स इट। अब जब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं कि गिवन मास अपॉन मोलर मास।
गिवन मास कितना है 52, मोलर मास कितना है 4, तो कैलकुलेट तो आप कर ही लेंगे, 13 आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिया है 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम, राइट। इतने नंबर ऑफ आपको जो है वो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। फाइंडिंग मोल्स फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ये, नॉट मॉलिक्यूल्स। एक तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है ये चीज़, राइट। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको दिया क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिए हैं, राइट। अब आपको ढूंढना क्या है, तो फाइंडिंग मोल्स, मतलब मोल्स, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल से, राइट। तो एवोगाड्रोस कांस्टेंट आपको याद होना चाहिए। एवोगाड्रोस नंबर क्या था 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिए हैं अपॉन नंबर एवोगाड्रोस नंबर। सिंपल सी बात है। ये आपने दोनों की वैल्यू पुट कर दी। जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो निकल करके आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बस आपको पता लगना चाहिए कि क्वेश्चनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, राइट। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में से आपको जो है वो मास फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे आप, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है 14U, राइट। मोलर मास ऑफ N2 है, राइट। N की वैल्यू कितनी दी है, मतलब N जो है वो कितने हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 2 है। तो सिंपल से आप 2 × 14 कर लेंगे, 28 ग्राम आपके पास जो है वो इसका मोलर मास निकल करके आ जाएगा, राइट। अब जो है वो आपको जो रिक्वायर्ड मास आपको चाहिए उसका फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं 0.5, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आप इसको जो आप इसका डेसिमल खोलेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर 14 ग्राम्स। गॉट दैट। अब कैलकुलेशन तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैथ्स में आपने ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ी होंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन, राइट। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, मास फ्रॉम द नंबर। इस नंबर में से, इस नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से आपको जो है वो मास फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे आप, सिंपल सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन्स, ठीक है। कैसे आप निकालेंगे, तो गिवन नंबर ऑफ एटम्स, जो आपको जितने नंबर ऑफ एटम्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं उनको आप किससे डिवाइड करेंगे, एवोगाड्रोस नंबर से। पीछे भी तो हमने किया था, सेम ही चीज़ है, राइट। जितने आपको नंबर ऑफ एटम्स दिए थे उनकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। आपने नीचे क्या पुट किया, एवोगाड्रोस नंबर पुट किया, दोनों को आपने सॉल्व कर लिया, आपके पास ये आंसर निकल करके आया। मतलब कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो 0.5 मोल्स हैं आपके पास, राइट। इस तरह से आप चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस घुमा फिरा के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, दैट्स इट। बाकी सभी चीज़ें बहुत सिंपल हैं, सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती भी है तो प्लीज़ मेरी हिदायत ये है कि आप 1-2 बार सिर्फ पेपर पेन लेकर के इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, बस आपको क्वेश्चनर जो है वो घुमाने की कोशिश करेगा और आपको वहीं पे कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।